हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंडियाज़ पाठशाला पे। और इस वीडियो में हम जानेंगे बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन काम कैसे करता है, लोगों को बिटकॉइन कैसे मिलता है और भी बहुत कुछ। तो पहले जानेंगे हम बिटकॉइन क्या होता है। देखिए, बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी है। हम इसको समझने से पहले हमें ये समझ लेते हैं कि करेंसी क्या होता है। देखिए, करेंसी जो है ये एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता है। जैसे हम कभी कोई चीज़ खरीदते हैं या फिर किसी सर्विस के बदले जब हम कुछ देते हैं तो हम करेंसी यूज करते हैं। सोचिए जैसे कि हम कहीं पर कुछ चीज़ें खरीदते हैं और जैसे कि शूज़ करते हैं तो हम उसको कुछ पैसा देते हैं हमारे हिसाब से, ठीक है। सो जो करेंसी होता है वो काम करता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया का करेंसी है रूपी करेंसी, फिर यूएसए का करेंसी है डॉलर करेंसी, फिर यूके का करेंसी है पाउंड। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज जो है उनका यूरो करेंसी रहता है, ठीक है। सो ये इसको हम लोग करेंसी कहते हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ पर पता होगा कि जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन को 2008 में इन्वेंट किया था। इसको पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इसको लाए थे बाय सतोशी नाकामोटो। बट एक्चुअल में ये सतोशी नाकामोटो नाम का एक इंसान एग्जिस्ट भी करता है। ये इन्फॉर्मेशन भी किसी आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में भी ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। सो ये कहा भी जाता है कि कुछ लोग या फिर कोई भी एक इंसान जो इसको बनाया था वो एक बस नाम दे दिया सतोशी नाकामोटो नाम का, एंड वो इसको पब्लिश कर दिए। और ये जो बिटकॉइन है ये 2009 में मतलब यूज़ होना स्टार्ट हो गया। सो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो बिटकॉइन जो है ये एक वर्चुअल करेंसी है। मतलब इसको हम फिजिकली ना अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, बट ये हमारे जैसे कि कंप्यूटर जो हमारा जो कंप्यूटर वॉलेट हो, चाहे वो हमारा जो मोबाइल ऐप वॉलेट हो, हम वहाँ पर इसको स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है याद रखना, हम उसको फिजिकली हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। ओके, सोचिए कि दो दोस्त हैं, एक का नाम है राम और दूसरा का नाम है श्याम। अब इसको ध्यान से आपको समझना होगा, ठीक है। ये दोनों दोस्त हैं, ये अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं या फिर अलग अलग देश में आप सोच लिए रहते हैं। और राम कुछ पैसा भेजेगा श्याम के पास, ठीक है। सो आज के अगर हम प्रेजेंट डे की कंडीशन को अगर देखें तो वो पैसा कैसे भेजेगा, तो वो पैसा भेजेगा किसी जो ऑनलाइन बैंकिंग ऐप्स है जैसे कि गूगल पे हो गया, फ़ोनपे हो गया, या फिर वो डायरेक्टली बैंक के पास जाएगा और बैंक से ही वो पैसा भेज लेगा, ठीक है। अपने दोस्त को मतलब श्याम को वो पैसा सेंड करेगा। यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि जो बैंक है एज ए थर्ड पार्टी वो काम करता है। वो बैंक से वो राम से पैसा लेगा और श्याम तक पैसा भेजेगा, ठीक है। अब जो बैंक है वो पहले जो राम का पैसा को वो मॉनिटर करेगा, फिर वेरीफाई करेगा और फिर श्याम के अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर देगा। यहाँ पर एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना होगा। जो राम है, राम से वो पैसा लेके वो श्याम को भेजेगा। अगर आप ये सोचिए कि राम का पैसा जो है वो श्याम तक नहीं पहुँचा, सो उसके लिए कम्प्लीटली जो है वो बैंक रेस्पॉन्सिबल रहेगा। बाद में वो पैसा इधर वो राम को बैक करेगा अगर वो किसी और को भेज दिया होगा, या फिर अगर राम को पैसा नहीं भेजेगा तो राम जो है वो कोर्ट तक भी जा सकता है। मतलब यहाँ पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो बैंक है इस कम्प्लीटली बैंकिंग ट्रांजेक्शन में जो बैंक है एज ए थर्ड पार्टी काम करता है और वो कम्प्लीटली रेस्पॉन्सिबल होता है इस ट्रांजेक्शन का। ओके, सो आपको पहले ये चीज़ आपको याद रखना होगा। ओके, अगर हम इंडिया की बात करें तो जो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे कि हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है। और ये हमारा जो इंडिया का जो मॉनेटरी पॉलिसी है या फिर जो हमारा जो करेंसी है रूपी करेंसी है, अब इसको रेगुलेट करता है। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो आप ये हमें आप ये समझेंगे कि जो डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी होता है वो क्या होता है। ओके, सो जैसे कि हम पहले से बात किए थे कि राम को अब कुछ बिटकॉइंस भेजना होगा अपने दोस्त गोविंद के पास, ठीक है। अभी आपको दोनों को हम मतलब अगर कंपेयर करेंगे तो ये बेटरली हमें समझ में आ सकता है। ओके, सो राम गोविंद को भेजेगा बिटकॉइंस, ठीक है। अब इसको हम ध्यान से समझते हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा फोकस रखिएगा। और हम पहले से देखे हैं कि जो राम जब गोविंद को जब भी कुछ भेजता है, अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करें तो जो बैंक होता है एज ए थर्ड पार्टी काम करता है। बट डिजिटल करेंसी में क्या होता है, या फिर हम जो डिसेंट्रलाइज जो करेंसी हम जो पढ़ रहे हैं, जो हम बिटकॉइन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है, जो एज ए थर्ड पार्टी कोई नहीं रहता, एज ए थर्ड पार्टी कोई भी काम नहीं करता। मतलब ये है कि जो राम है वो बिटकॉइन गोविंद अपने दोस्त गोविंद को डायरेक्टली भेजेगा। ओके, डायरेक्टली भेजेगा, इसको बोलते हैं। मतलब एज ए थर्ड पार्टी कोई भी काम नहीं करता है, और इसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइज। आपको याद रखना होगा कि जो डिसेंट्रलाइज मतलब होता है कि एज ए थर्ड पार्टी कोई भी यहाँ पर काम नहीं करता है। मतलब राम का जो करेंसी है, मतलब राम जो अपना जो बिटकॉइन भेजेगा, जो डिजिटल करेंसी भेजेगा, वो डायरेक्टली गोविंद के पास वो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन आ सकता है। सोचिए कि राम ने भेज दिया, मतलब राम ये बोल रहा है कि
राम जो है वो बिटकॉइन भेज दिया, बट गोविंद बोल रहा है कि मुझे कोई भी बिटकॉइन मुझे कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकता है। इसके लिए क्या होता है, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर मैं बता देता हूँ। सो बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। ओके, और भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी है, जैसे कि हमारा इथेरियम है, ठीक है, लाइट कॉइन है, बिटकॉइन कैश है, ऐसे बहुत सारे करेंसी होते हैं। और ये जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफी मॉडल से काम करता है। अब ये क्रिप्टोग्राफी है क्या, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। देखिए क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, इट इज आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स। मतलब ये होता है कि क्रिप्टोग्राफी में कुछ कोड्स होते हैं जिसको सॉल्व किया जाता है, एक पेचीदा कोड्स होता है जिसको सॉल्व किया जाता है। सो हमारा जो बिटकॉइन ट्रांजेक्शन में, जो क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन में, जो डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी में क्या होता है, जब राम डायरेक्टली गोविंद को बिटकॉइन भेजेगा तो वो जब ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा तो ट्रांजेक्शन जो है एक जनरेट करेगा बहुत ही डिफिकल्ट एरिथमेटिक सम आप कह सकते हैं, या फिर एरिथमेटिक इक्वेशन आप कह सकते हैं। ओके, जब राम का जो ट्रांजेक्शन जब स्टार्ट होगा, ये जानने वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझ में नहीं आता लोगों का, ठीक है। सो जो राम है वो जब ट्रांजेक्शन स्टार्ट करेगा तो वो जनरेट करेगा बहुत ही डिफिकल्ट एरिथमेटिक सम आप कह सकते हैं, या फिर एरिथमेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, ठीक है। और उस एरिथमेटिक सम आप कह सकते हैं, या फिर जो एरिथमेटिक इक्वेशन है वो सॉल्व होने के बाद ही वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है। और ये ट्रांजैक्शन के लिए मैक्सिमम 10 मिनट तक का भी वक्त लग सकता है, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं कि मतलब 10 मिनट में इतना डिफिकल्ट सम कैसे सॉल्व हो सकता है, या फिर वो कितना डिफिकल्ट होता है कि वो 10 मिनट में सॉल्व हो जाता है, ऐसा नहीं है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि वो कितना डिफिकल्ट होता है और कितना ईजी होता है। अब वो जो एरिथमेटिक इक्वेशन है वो सॉल्व होने के बाद ही वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। इसके बारे में हम फिर आगे बहुत सारा इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि लोगों को बिटकॉइन कैसे मिलता है। कोई भी बिटकॉइन डायरेक्टली थ्रू मनी या फिर कैश, जो हम कैश से मदद से हम डायरेक्टली बिटकॉइन खरीद सकते हैं। फिर भी हम खरीद कैसे सकते हैं। सो आपको अपने मोबाइल में जो एप्लीकेशंस होता है आप उसको इंस्टॉल करना होगा, या फिर आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और इंडिया में 2 बहुत ही फेमस वेबसाइट है, एक है जेपे और दूसरा है यूनोकॉइन। वहाँ पर आप जाके पहले अपना एक अकाउंट वहाँ पर ओपन करना होगा, और अकाउंट के लिए आपको चाहिए आपका वोटर आईडी, आधार कार्ड, इंडिया में आधार कार्ड है तो आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और बैंक डिटेल्स। और इसके बाद आपका जो अकाउंट है जेपे या फिर यूनोकॉइन में आपका ओपन हो सकता है, और वहाँ पर आप डायरेक्टली आप बिटकॉइन जो है खरीद सकते हैं। अब इतना आप यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आप कितना खरीद सकते हैं, ठीक है। सो देखिए जो बिटकॉइन है ये एक्चुअल में लिमिटेड है, ओके। और इस पूरा का पूरा अगर हम बात करें बिटकॉइन की बात करें तो इसका जो अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन तक की हो पाएगा, और उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अभी भी इतना 21 मिलियन बिटकॉइन अवेलेबल नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आप जो मैक्सिमम है वो तो आप कितना खरीद सकते हैं। आपको ये पता होगा कि जो ये डिमांड बाय सप्लाई से ये काम होता है, तो आप मैक्सिमम आप खरीद सकते हैं, जैसे कि जितना भी अवेलेबल होगा। बट दूसरा चीज़ है कि आप मिनिमम कितना खरीद सकते हैं, ठीक है। आप कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे कि 1 रुपया इज इक्वल टू 100 पैसे होता है, 1 रुपया जो है 100 पैसे से बराबर होता है। उसी तरह 1 बिटकॉइन इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलियन। अगर इंडियन के लैंग्वेज में बोले कहें तो 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ सतोशी होता है। मतलब ये है कि जो बिटकॉइन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो सतोशी होता है, ठीक है। और 1 बिटकॉइन इज इक्वल टू 10 करोड़ सतोशी है, या फिर हम कह सकते हैं 100 मिलियन सतोशी है, ठीक है। और आप एक सतोशी भी खरीद सकते हैं, ओके, आप एक सतोशी भी खरीद सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम बिटकॉइंस, जैसे कि हम पहले से हमें जैसे कि पता है कि जो बिटकॉइन है हम डायरेक्टली थ्रू कैश भी हम खरीद सकते हैं, या फिर हम बिटकॉइंस को बेच भी सकते हैं। और ये सब कुछ जो होता है ये डिजिटल होता है, जो ऑनलाइन से ही हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन आप जो बिटकॉइन है बेच सकते हैं, आपको फिजिकली आपको कैश भी मिल सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है। और देखिए जैसे कि हमें पता है कि कितने हम लोग जो है उसको बिटकॉइन कैसे मिलेगा। तो पहले मिलेगा डायरेक्टली आप मनी से आप बाय खरीद सकते हैं, दूसरा आप किसी दूसरे को बेच सकते हैं, ठीक है। बट तीसरा जो है आप बिटकॉइन को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। आप बिटकॉइन को जनरेट कर सकते हैं, और ये जनरेट जो किया जाता है इसको कहा जाता है बिटकॉइन माइनिंग। आप यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो बिटकॉइन माइनिंग है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिटकॉइन का। ये जो बिटकॉइन माइनिंग होता है ये हर कोई बिटकॉइन माइनिंग कर सकता है, ठीक है। ये हर कोई बिटकॉइन माइनिंग कर सकता है। सो बिटकॉइन जो होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब हम पहले से इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि जो राम जब
गोविंद को जब बिटकॉइन डायरेक्टली भेजेगा तो वो एक जनरेट करेगा मोस्ट डिफिकल्ट हम कह सकते हैं अरिथमेटिक इक्वेशन और सम। ठीक है, अब हम लोग ये बोले थे कि ये जब तक मतलब इस इक्वेशन को जब वो सॉल्व नहीं होगा वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो हम लोग को पता है कि एज ए थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई नहीं होता। उस अरिथमेटिक इक्वेशन को और कह सकते हैं अरिथमेटिक उसको सॉल्व कौन करेगा, ठीक है, उसको सॉल्व कौन करेगा। तो क्या होता है, पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शंस होता है बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन जो होता है एक जनरेट हो जाता है। और उसके लिए आपको अपने सॉफ्ट आप कह सकते हैं, अपने लैपटॉप कह सकते हैं, या फिर जहाँ पर आप दोनों जो माइनिंग होता है जहाँ पर, या फिर आप अपने फ़ोन पे हो, या फिर आपको अपने लैपटॉप पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, और उसमें आपको वो जो कोड होता है वो मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना वाला चीज़ है। बट मैंने जैसे पहले भी कहा था कि वो बहुत ही डिफिकल्ट अरिथमेटिक सम होता है। उसके लिए वो बहुत ही हाई स्पीड और हाई प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, और दुनिया में बहुत ही बड़े बड़े जो हाई स्पीड प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स वो लोग इंस्टॉल किए हैं यही जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए। ओके, ठीक, हम आगे देखेंगे कि वो क्या होता है। पहले होता है, जब मैं पहले बताया था कि जो एक जनरेट होता है एक बहुत ही डिफिकल्ट अरिथमेटिक जो इक्वेशन है वो पहले वो जनरेट होगा, उसको जो डिकोड कर पाएगा। अब यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझना होगा। ठीक है, पहले उसको कोई एक डिकोड करेगा, उस इक्वेशन को डिकोड करेगा, फिर वो जो वेरीफाई जो ट्रांजैक्शंस है उसको वेरीफाई करेगा। मतलब ये है कि भेजा कौन है, जो सेंडर कौन है, राम है, उसके पास मतलब बिटकॉइन वो जितना जो भेज रहा है अपने ट्रांजैक्शन में 2 3 4 5 या फिर जितना भी सतोशी हो 1 2 3 4 सतोशी, वो उसके पास उतना है कि नहीं है, वो किसके पास भेज रहा है, गोविंद के पास भेज रहा है, वो कब भेज रहा है, ये सारे के सारे जो डाटा होते हैं, पूरा का पूरा जो डाटा होता है, उस डाटा को वो एक ब्लॉक पे वो सेव करेंगे। ठीक है, ओके, पहले उसको सेव करेंगे, फिर वो डाटा धीरे धीरे उस ब्लॉक में धीरे धीरे करके फिल होगा, और जब वो पूरा हो जाएगा फिर उससे फिर एक ब्लॉक क्रिएट होगा, और उन दोनों के बीच में एक ब्लॉक रहता है, उसको कहा जाता है ब्लॉकचेन। मतलब ये है कि जो सारे के सारे जो बिटकॉइंस का जो क्रिप्टो करेंसी या फिर हम कह सकते हैं जो क्रिप्टो करेंसी होता है, बिटकॉइन का सारा जो ट्रांजेक्शन्स होता है, ऐसे एक ब्लॉक जो डिजिटल और जो ब्लॉक होता है उसमें ब्लॉकचेन में ये सारे के सारे स्टोर होता है। मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी चीट नहीं कर सकता। जब भी कोई कुछ डाटा मतलब वहाँ से रिमूव करने के बारे में सोचेगा तो वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो सारे के सारे जो होते हैं इंटरलिंक्ड होते हैं। ओके, जो लोग ये माइनिंग कर रहे हैं, जैसे ये जो इक्वेशन जो है वो लोग सॉल्व कर रहे हैं, उनको मिलता क्या है? ठीक है, वो इतना हाई स्पीड जो कंप्यूटर्स हैं वो लोग रन करवा रहे हैं, उनको नॉर्मली मिलता क्या है? देखिए, जो वो लोग जो कर रहे हैं सेंडर से बहुत ही ज़्यादा मिनिमम चार्जेस वो लोग लेते हैं। और दूसरा चीज़ ये होता है कि उनके इतना ज़्यादा एफर्ट के लिए उन्हें मिलता है बिटकॉइन, रिवॉर्ड के तौर पर उन्हें मिलता है बिटकॉइन। ठीक है, अब कितना बिटकॉइन मिलता है ये भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि किसको बिटकॉइन मिलता है। मैं पहले से बताया था कि दुनिया में एक ही साथ में मतलब बहुत ही सारे बहुत बड़े जो माइनर्स हैं, मतलब जो लोग बड़े जो कंप्यूटर्स जो हाई स्पीड प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स जो इंस्टॉल किए हैं, वो सारे के सारे एक ही बार में सबके सब उस इक्वेशन को सॉल्व करने में लग जाते हैं। ठीक है, और कोई एक होता है लॉटरी की तरह, कोई एक होता है जो उस इक्वेशन को सॉल्व करेगा और उतना उसको ही मिलेगा बिटकॉइन। ठीक है, उसको ही मिलेगा बिटकॉइन। अब जान लेते हैं कि कितना बिटकॉइन मिलता है। देखिए, हर 4 साल में जो बिटकॉइन माइनिंग होता है, जितने भी बिटकॉइन माइनिंग होता है उससे हाफ हो जाता है। मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2009 में सिर्फ 50 बिटकॉइन माइनिंग हुआ था। 2012 में मतलब आफ्टर मतलब ये कुछ साल मतलब पहले जो है कम हुआ था, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं था 2009 में स्टार्टिंग के टाइम में। आज इसका वहाँ पर अगर हम कहें तो लेस देन $1 था। मतलब हम कह सकते हैं कि 70-80 रुपये से भी बहुत ही कम था। बट आज अगर हम देखा जाए तो एक बिटकॉइन का जो प्राइस है वो 30 लाख 40 लाख, ये हर एक सेकंड में ये चेंज होता रहता है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि आप अमीर होना चाहते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा है, मतलब कभी कभार बहुत ही ऊपर बढ़ जाता है, कभी कभार बहुत ही डाउनफॉल हो जाता है, तो जो उसका जो प्राइस है हर एक सेकंड में चेंज होता है। ठीक है, 2009 जब ये स्टार्ट हुआ था, उस वक्त जो स्टार्टिंग के टाइम पे 50 बिटकॉइन माइनिंग हुआ था। 2012 में सिर्फ और सिर्फ 25 बिटकॉइन, मतलब आधा बिटकॉइन माइन हुआ था। फिर 2016 में 12.5 हुआ था, और 2020 में 6.25 बिटकॉइन मतलब माइन हुआ है। मतलब हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 2024 में कितना 3.125, सिर्फ और सिर्फ 3.125 ही बिटकॉइन जो है माइनिंग हुआ। मतलब इतना ही कम होता है। ठीक है, इतना ही कम माइनिंग बिटकॉइन माइनिंग होता है।
और ये जो सिलसिला है ये एक्चुअल में एक टाइम पे जैसे कि मैं बताया था कि ये सिर्फ एक लिमिटेड है, 21 मिलियन तक ही हो सकता है। तो ये जो है ये ख़त्म हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2140 पे सन 2140 में ये जो है पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। उसके बाद जो बिटकॉइन माइनिंग है वो बंद हो जाएगा और जो लोग यूज़ कर रहे हैं, जो बिटकॉइन सेंडर हो या फिर रिसीवर हो, उनसे कुछ मतलब चार्जेस लिया जाएगा। बट उसके लिए बहुत टाइम है, क्या होगा इसका पता नहीं। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या बिटकॉइन माइनिंग प्रॉफिटेबल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है क्योंकि हम पहले से हमें पता है कि जो एक लॉटरी सिस्टम्स होता है, जो इक्वेशन को पहले सॉल्व करेगा सिर्फ उसे ही बिटकॉइन, बहुत ही कम बिटकॉइन मिलेगा। बट बिटकॉइन मिलेगा क्योंकि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो इसके लिए वो लोग बहुत सारे बड़े बड़े जो बिटकॉइन माइनिंग सेंटर्स इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। सो हम जानेंगे कि बिटकॉइन माइनिंग क्या प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि ये हर कोई है, ये पब्लिकली लिस्टेड होता है, मतलब पब्लिश्ड होता है, हर कोई इसको कर सकता है क्योंकि एज ए थर्ड पार्टी कोई नहीं है। सो आप कोई भी इसको जो है वो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है। सो ठीक है, सो हम जानेंगे पहले कि बिटकॉइन माइनिंग क्या प्रॉफिटेबल है। पहला चीज़ देखिए, इतना बड़ा आपको हाई स्पीड हाई प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स इंस्टॉल करवाना होगा, ठीक है। और एक बिटकॉइन आपको कब मिला था, मतलब एक बिटकॉइन मिलने के लिए आपको एक 1.5 साल तक की भी मतलब टाइम खर्च हो सकता है। सो इतने बड़े आप जब हाई स्पीड कंप्यूटर जब रन करवाते हो तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। ओके, सो यहाँ पर यह आपको भी देखना होगा कि आप लोग जो है आपका कंप्यूटर्स या फिर जो रन करवा रहा है वो कितना काबिल है। सो इलेक्ट्रिसिटी बिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आ जाता है। दूसरा चीज़ देखिए, इसमें क्या होता है, बहुत ही ट्रिमेंडस हीट ये रिलीज़ करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी आता है इसमें, मतलब CO2 भी निकलता है। हमें पता है कि जहाँ पर जो कंप्यूटर्स होते हैं वहाँ पर जो है वो रिलीज़ करते हैं, हीट वो रिलीज़ करते हैं। मतलब अगर एक वर्ड से हम कहें तो ये एनवायरनमेंट के अगेंस्ट पे है, मतलब एनवायरनमेंट पॉल्यूट करता है, ठीक है। मतलब ये अगर एक वक्त शायद आ सकता है कि इसको बैन भी कर दिया जाए। सो आगे हम एक और एग्जांपल लेंगे। सोचिए कि एक लड़का है, वो एक मॉल में जाता है, ठीक है। एक मॉल में वो जाता है, वहाँ से वो एक शूज़ उसको पसंद आ जाता है और वो शूज़ खरीदता है। उस शूज़ का प्राइस होता है 2000 रुपीज़, ठीक है। सो वो क्या करता है, एक नोट देता है। अब देखिए, इस नोट को आपको ध्यान पे देखना होगा। इस नोट पे अगर हम इसमें यहाँ पर देखेंगे, आप इसको जूम करके अगर देखेंगे, सबके पास नोट होता है, आप देख सकते हैं। ये जो होता है, पहले ये चीज़ है कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मतलब हम पहले से हमें पता है कि भारत का ये सेंट्रल बैंक है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो मैं यहाँ पर जो स्क्वायर बनाया हूँ, अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये नोट जिसके पास होगा उसके पास 2000 का एक्सेस होगा, मतलब 2000 रुपए तक के वैल्यू को वो एक्सचेंज कर सकता है। और इसका गारंटी कौन देता है? इसका गारंटी देता है भारतीय रिजर्व बैंक का, मतलब हमारा जो सेंट्रल बैंक है भारत का, उसका गवर्नर ये गारंटी देता है कि इस नोट का जो वैल्यू है वो 2000 रुपीज़ है, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है वो फिक्स है और ये गारंटेड भी है। दूसरा चीज़, अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन का जो होता है, जो प्राइस होता है वो फिक्स नहीं होता। नोट के केसेस में ये फिक्स है 2000 रुपीज़ है। अगर बिटकॉइन की बात करें तो इसका जो प्राइस होता है फिक्स नहीं होता है। हर एक सेकंड पे, हम लोग पहले से बताए थे कि हर एक सेकंड पे इसका जो प्राइस होता है वो बढ़ता है, घटता रहता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि यहाँ पर ये गारंटेड है, ये जो पैसा ये गारंटेड है, इसका गारंटी देता है हमारे भारत के जो रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है वो गारंटेड देता है। बट इसका जो है कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, इसका कोई गारंटी नहीं है। अब कुछ देखिए, इसमें हम बिटकॉइंस के बारे में कुछ हम एडवांटेजेस पहले देख लेते हैं। सो देखिए, ये इसमें जैसे कि मैं पहले से बताया कि थर्ड पार्टी जो होता है, जैसे बैंक एज ए थर्ड पार्टी काम करता है। यहाँ पर कोई भी ऐसे इंटरफेयर नहीं कर सकता। आप किसी को भी पैसा भेजते हो, किसी को भी आप बिटकॉइन भेजते हो, डिजिटल करेंसी भेजते हो, तो कोई भी आपको इंटरफेयर, आपके ट्रांजेक्शन में इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है, इसमें हाई रिस्क होता है। मैं इसमें यहाँ पर मैं इसको एडवांटेज पे यहाँ पर रखा हूँ, इस पॉइंट्स को क्यों रखा हूँ, क्योंकि आज जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर एडवांटेज के तौर पे यहाँ पर रखा हूँ। इसमें क्या है, इस बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क है। और जहाँ पर हाई रिस्क होता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो लोग भी कहते हैं जहाँ पर हाई रिस्क है वहाँ पर हाई रिटर्न्स भी मिलता है। तो यहाँ पर इसमें अगर आप इन्वेस्टर हो तो मैं इसलिए यहाँ पर मैंने आपको एडवांटेज के तौर पर यहाँ पर रखा है। इसमें क्या होता है, हाई रिस्क है बट हाई रिटर्न है। थर्ड, देखिए यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स होता है, जब देख रहे थे, जब गोविंद को जब भेजता है पैसा, तो बहुत ही वो लिमिटेड चार्ज लेते हैं। फोर्थ पे होता है, देखिए जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जब होता है, सो अगर हम बैंक के थ्रू अगर पैसा जब भेजेंगे तो वो बहुत ही मतलब एक दिन भी शायद वो लोग ले सकते हैं। बट अगर हम डिजिटल करेंसी के
अगर बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम जो होता है वो 10 मिनट ही लगता है, ठीक है। 10 मिनट में जो आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। सो ये कुछ एडवांटेजेस है। अगर हम इसका अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं। देखिए पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट ये इसके अगेंस्ट पे बहुत सारे लोग हैं, सो वो ये है कि यहाँ पर एज ए थर्ड पार्टी कोई नहीं रहता, मतलब आपका जो पैसा है उसको कोई भी मॉनिटर नहीं करेगा। ओके आप कहाँ भेज रहे हैं, कोई सवाल करने वाला नहीं है। सो क्या होता है यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ में भी पॉसिबल, इलीगल एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो सकता है, जैसे कि आपको पता और होता भी है। जैसे कि हवाला के लिए, हवाला पे जो लोग जो पैसा भेजते हैं, जो करोड़ों जो लाखों करोड़ों और वो जो पैसा जाता है, अगर आप देखें तो जो फंडिंग होता है, टेररिस्ट फंडिंग होता है, वो सब इसी ये जो डिजिटल करेंसी, ये जो क्रिप्टो करेंसी की मदद से ही होता है, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, दूसरा चीज़ ये है, अगर हम इलीगल एक्टिविटीज़ की बात करें, देखिए मैं ये एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो बिटकॉइन है, जो क्रिप्टो करेंसी है, ये इलीगल नहीं है, ठीक है। ये इलीगल नहीं, ये पूरा का पूरा लीगल है, बट इसमें इलीगल एक्टिविटीज़ हो सकता है। जैसे कि इसमें अभी हम लोग इसके मतलब इसके मदद से वो लोग जो ड्रग्स बिजनेस करते हैं, हथियार तस्करी, जो हथियार का जो तस्करी होता है, वो सब इसमें होता है, क्योंकि आपको मॉनिटर करने वाला कोई नहीं है, सवाल करने वाला कोई नहीं है। ओके और ये इसी चीज़ के वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ में जो क्रिप्टो करेंसी है, चाहे वो बिटकॉइन हो या फिर जो अलग हम पढ़े थे लाइट कॉइन है, बिटकॉइन कैश है, इथेरियम है, वो सब बहुत सारे कंट्री में वो बैन होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ होता है कि ये हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, ये हर जगह पे एक्सेप्टेबल नहीं होता। दूसरा चीज़, हाँ जैसे कि मैं पहले बताया था कि हाँ ये हर जगह पे एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे हम कैश अगर जब हमारे पास है, हम जब मतलब सोचिए कि आप मार्केट पे जाते हैं, आलू खरीदते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पर आप डायरेक्टली आप कैश की मदद से आप एक्सचेंज कर सकते हैं, बट ये जो चीज़ है इसके साथ ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। और भी दूसरा चीज़ ये होता है कि ये जो बिटकॉइन का जो प्राइस है वो हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये हर जगह पे यूज़ नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट्स, देखिए अब जो रॉन्ग ट्रांजेक्शन जब हो जाएगा तो उसका रेस्पॉन्सिबल कौन बनेगा। मैं आपको पहले से बताया था कि आप दोनों के बीच में, सेंडर्स और रिसीवर के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी काम नहीं करता। सो जब भी आप कोई रॉन्ग ट्रांजेक्शंस कर लेते हैं तो उसका जो बिटकॉइन आप जो क्रिप्टो करेंसी आप बैक आपका नहीं हो सकता। अगर आप नेक्स्ट हम जानेंगे कि जो बिटकॉइन जो है हमारा, उसमें इंडिया में अगर हम हमारे देश में इसका क्या रोल है, क्या स्टेटस है। सो 2018 में हमारा जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो पूरा का पूरी जो सारे के सारे जो वर्चुअल करेंसीज है, जो क्रिप्टो करेंसीज है, चाहे वो बिटकॉइन हो, लाइट कॉइन हो, एथेरियम हो, उन सबको बैन कर दिया था, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ, हमारे सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर केस चला, क्योंकि ये जो डिसीजन था, आरबीआई का जो डिसीजन था, ये हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, जो राइट टू फ्रीडम जो है, उसको वायोलेट कर रहा था। सो मार्च के महीने में, मार्च 2020 में जो सुप्रीम कोर्ट है इसके ऊपर बैन हटा दिया। और मैं पहले से ये बोल रहा था कि एक लीगल एक्टिविटीज़ है, ये एक लीगल बिजनेस है, बट इसके अंदर इलीगल बिजनेस भी होता है, इलीगल एक्टिविटीज़ भी होता है। ओके सो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको मतलब इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। और दूसरा चीज़, अगर इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, कंप्लीट डिटेल्स वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव ए गुड डे।